अस्सलाम दोस्तों, आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जनाब किया स्पोर्टेज का FWD वेरिएंट, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव जिसको हम कहते हैं। इसके बेसिकली तीन वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है अल्फा FWD यानी फ्रंट व्हील ड्राइव, और तीसरी आती है AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव। अच्छा, हमारे पास FWD है यानी फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें मैं आपको थोड़े से फीचर्स इसका पहले बताता चलूँ कि इसमें भाईजान कीलेस एंट्री है। आप बगैर चाबी के आप गाड़ी में एंटर होते हैं। पुश स्टार्ट आपको दिया गया है। उसके अलावा 2000 सीसी का इसका इंजन है, 155 हॉर्स पावर, ये 6200 आरपीएम पे और 196 न्यूटन मीटर ऑफ टार्क 4000 आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। टॉप स्पीड इसकी है 240 किलोमीटर पर आवर। टाइगर नोज और मस्कुलर लुक है इसका बड़ा जबरदस्त। इसका जो इंटीरियर है वो सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड प्लास्टिक, और इसका जो ये आर्म रेस्ट है ये लेदर का बना हुआ है, लेकिन लेदर ये लगता नहीं है, ये कोई नकली लेदर लगता है। तो उसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स पे आते हैं तो इसमें ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट है, रियर पार्किंग सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, क्रूज कंट्रोल इसमें मौजूद है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, पेनोरामिक सनरूफ इसमें दी गई है बड़ी ज़बरदस्त, जो कि बड़ा ज़बरदस्त लुक देती है गाड़ी को। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, पावर विंडोज़ हैं और आप सेंट्रली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है और विथ ट्रिप्टॉनिक, यानी आप मैन्युअली भी उन गाड़ी के गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है इसमें, और ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको पिछले जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए एसी का वेंट और उसके अलावा एक चार्जिंग का सॉकेट यानी USB सॉकेट भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल इसकी अगर लुक की बात करें इंटीरियर की, तो ज़बरदस्त बेहतरीन लुक है। ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको जो मिलता है उसमें ये बड़े ज़्यादा जो है ना इन्होंने बटन्स दिए गए हैं, मुझे नहीं समझ आती, हो सकता है कि ओनर को इनकी समझ आती हो सारों की। इसके अलावा इसमें 8 इंच का LCD आता है, जो कि एंड्रॉयड ऑप्शन मेरा ख्याल है उसमें कनेक्शन का मौजूद नहीं होता। इसकी स्पीड है टोटल 240 किलोमीटर पर आवर और 8000 तक इसका RPM जा सकता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। रेंज वगैरह हो गई या फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज टेम्परेचर जो होता है, ट्रिप A ट्रिप B, ये सारी चीज़ें यानी माइलेज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल गाड़ी में आपको मिल जानी चाहिए। अच्छा, अभी आते हैं ओनर के पास के नईमुल्ला उमर साहब, जो कि एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, पूरा सिंध इनको जानता है और आज के बाद पूरा पाकिस्तान इनको जानेगा इंशाल्लाह। अच्छा नईमुल्ला साहब, आपने ये गाड़ी क्यों ली, क्या आपके माइंड में था, और मतलब जब आप गए थे तो आपको यही जहन में था कि भाई मैंने जाके स्पोर्टेज ही लेनी है, या कोई और गाड़ी आपके जहन में थी, फिर ये आपको पसंद आ गई, इसका मस्कुलर लुक आपको पसंद आ गया तो फिर आपने ले ली? रियाज साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और उसके बाद गाड़ी की बात करें तो ये मैं लेने गया था पोजो, जिसको बोलते हैं SUV कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो लेने गया था, लेकिन लकीली इनके दोनों के शोरूम साथ साथ थे। लकी मोटर्स के अंडर आते हैं पोजो भी और उसके अलावा ये किया भी। तो दोनों की लुक में बड़ा फ़र्क था, प्राइस में कोई 1 मिलियन का फ़र्क था, और लुक जो है इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली तो इसकी मुझे जो है रोड ग्रिप और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो है लुक वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वहीं पे जाके ऑन दी स्पॉट मैंने अपना फैसला चेंज किया और ये किया स्पोर्टेज ले ली। ये आपने कब ली है वैसे? ये सर 2022 मॉडल है, मैंने अक्टूबर 2022 में ली थी। ठीक, और अपना ये वेरिएंट जो आपने FWD वेरिएंट लिया है, ये क्यों लिया, मतलब AWD वेरिएंट क्यों नहीं लिया जो कि फुली लोडेड होता है? अच्छा, मुझे किसी ने मिसगाइड किया था कि वो उसकी फ्यूल कंजप्शन इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव है तो इसलिए इसकी फ्यूल कंजप्शन अच्छी नहीं होती। इसी वजह से मैंने नहीं लिया था। अदरवाइज मैं समझता हूँ मैंने गलती कर दी और ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहिए था। अल्दो 5 लाख का फर्क था प्राइस में, लेकिन वर्थ इट और लेनी चाहिए थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उसने आपको मिसगाइड नहीं किया, उसने आपको सही बात बताई है। अच्छा, उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है बेहतर नहीं है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर है। अगर आप नॉर्मल ड्राइव करना चाहते हैं, जिस तरह आपकी अगर पहाड़ी इलाकों में इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं है या आउट आप नहीं करते, तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। एवरेज इसकी उससे बेहतर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं मिली कितने की आपकी? सर ये मैंने जब ली थी उस वक्त इसकी ऑन रोड प्राइस 72 लाख थी और इसकी इनवाइस प्राइस जो थी वो तकरीबन 67 के करीब थी। जबरदस्त मिल गई आपको। अभी तो उसकी मेरा ख्याल है इसकी 88 या 90 तक इसकी प्राइस है तकरीबन। ये 92 तक चली गई थी, फिर अभी 2-3 लाख रिड्यूस हुई है। सही है। अच्छा, AWD में आपने ये फ्यूल इकोनॉमी का एक बता दिया, और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं AWD और FWD में?
सर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में 5 डिफरेंसेस हैं। ठीक। एक तो इसकी फैब्रिकेटेड सीट्स हैं, उसमें लेदर सीट्स आती हैं, बिल्कुल। और दूसरा इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, उसमें रेयर और फ्रंट दोनों पार्किंग हैं, सेंसर होते हैं। बिल्कुल। 2 डिफरेंस हो गए। इसमें मैन्युअली सीट एडजस्टेबल है, जबकि AWD में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट होती है। सही। चौथा उसकी जो उसका जो ट्रंक है, उसका डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता यानी है। ऑटो बूट है वो, ये ऑटो बूट नहीं जी। है। ठीक। और इसके अलावा 5वां डिफरेंस ये है कि इसमें जो स्पेयर व्हील है वो स्टील रिम के साथ आता है, जबकि AWD में जो स्पेयर व्हील होता है वो भी अलॉय रिम के साथ आता है। अलॉय तो ये रिम बेसिकली 5 डिफरेंसेस हैं हम्म। ऑल व्हील ड्राइव के अलावा। सही। तो मेरे ख्याल में कोई इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो काम का डिफरेंस है ना, जी। वो मेरे ख्याल में यही है कि भाई वो ऑल व्हील ड्राइव है, पहाड़ी इलाकों में आपको वो बड़ा मदद देती है। जी। किसी इस तरह के आप रोड पे फंस जाते हैं जहाँ जी, पे जी। मट्टी बहुत है, या आप पत्थरों के एरिया में, जी तो आपको बिल्कुल। वहाँ जो पे ये दोस्त मदद थे देती है। जिन्होंने गाड़ी लेने में हेल्प की थी, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं फिर तो आप ऑल व्हील ड्राइव लें, सही। अगर आप मैदानी इलाकों से हैं तो आपको FWD पे जाना चाहिए। और कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो आपको बड़ी हेल्प करता है। पहले मेरे पास जो गाड़ी थी उसमें रियर पार्किंग सेंसर नहीं थे, तो अब चूंकि इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं तो मुझे बड़ा इजी और कंफर्टेबल फील होता है जब मैं रिवर्स कर रहा होता हूँ, कहीं लगने के चांसेस नहीं होते। तो मेरे ख्याल में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी बहुत दिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, और बहुत मरतबा इस तरह भी होता है कि हम शॉपिंग कर रहे आते हैं या कुछ इस तरह का सामान होता है, आपने दोनों हाथों से कैरी की, जैसे ही आप ट्रंक के करीब जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। यानी इसके अलावा बाकी जो फीचर्स हैं वो इतने फैसिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये 2 फीचर्स मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं। और अगर मुझे अभी ऑप्शन हो तो मैं बिल्कुल AWD पे जाऊंगा। अच्छा, कौन से फीचर्स हैं इसमें मिस करते हैं? ये 2 हो गए, उसके अलावा इसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए थे जो कि नहीं है? सर मेरे लिए जो मेरा यूजेज है, जो मेरी डिमांड है, उसके हिसाब से ये गाड़ी मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बताया कि ये 2 फीचर्स हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होते और जो ऑटोमेटिक ट्रंक होता है वो अगर होता तो फिर ये बहुत जबरदस्त हो जाता। बाकी इसके अलावा मुझे ये कंप्लीट जो है व्हीकल लगती है। अच्छा, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बड़ा फैसिनेट करते हैं कि यार ये बड़े मजे के फीचर्स हैं और मैं इनको एंजॉय करता हूँ? सर इसकी सबसे जो जबरदस्त चीज है वो है इसकी रोड ग्रिप। इसकी रोड ग्रिप बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको एक अथॉरिटी फील होती है, एक मजा आता है। यानी जिस तरह होता है ना कि बंदा बर्डन फील नहीं करता बल्कि उस ड्राइव को एंजॉय कर रहा होता अच्छा, है। कितनी स्पीड तक आप गए? मैक्सिमम कितनी स्पीड तक गए? सर और मैं गाड़ी में नॉर्मली इसके खिलाफ होता हूँ, मैं नहीं जाता। मैं पर्सनली तो 140 से ऊपर कभी नहीं गया। मेरी वीडियोस देखते हैं शायद? बिल्कुल, आपको देखते भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। और उसके अलावा बाकी मेरे ड्राइवर थे, एक दफा उन्होंने ऐसे टेस्ट करने के लिए, हम बावलपुर से आ रहे थे तो वो 180 तक लेके गए थे। तो वो भी तो आप उस गाड़ी में मौजूद थे उस वक्त? जी मैं मौजूद था बिल्कुल। तो गाड़ी की यानी ग्रिप कैसी, सही थी? सर ये मजा दिया? बिल्कुल कहीं भी कोई लर्जिश नहीं थी, कोई वाइब्रेशन नहीं थी। 180 पे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हम नॉर्मली गाड़ियों में 120 पे जा रहे होते हैं। तो ये हम इसीलिए चेक करने के लिए 8-10-15 किलोमीटर तक इतनी स्पीड के साथ गए थे। और मोटर पुलिस ने तो नहीं देखा था ना? नहीं, रात का टाइम था, बस बाय चांस बच गए थे। अच्छा, उसके अलावा ये तो चले हो गई इस ग्रिप वगैरह की बातें। पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी इससे? सर मेरे पास थी स्विफ्ट 2018 मॉडल। तो स्विफ्ट के बाद आपने डायरेक्ट जंप मारा है अपना किया स्पोर्टेज के ऊपर, तो जाहिर है आपको फिर चीजें जो है वो सारी मजा देती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हो सकता है इससे कोई बहुत जो है जिस तरह फॉर्च्यूनर हो गई या फिर रिवो वगैरह या फिर मर्सिडीज, कोई भी इस तरह की बड़ी गाड़ियां बंदा चलाए तो उसको शायद ये अंडररेटेड कार लगे। लेकिन चूंकि मैं एक मैनुअल गाड़ी से और स्विफ्ट 2018 से, और वो भी हैचबैक, वहां से SUV पे आया हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन SUV में जितनी भी गाड़ियां हैं तकरीबन मैंने सब ट्राई की हैं। तो मुझे मिसाल के तौर पे कौन कौन सी? जिस तरह वो ट्यूसन ट्राई की है, टक्सन जिसको कहते हैं, टक्सन ड्राइव की है, ओशन O7 है आई थिंक, वो मैंने ट्राई की है। हेवल नहीं, हेवल मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन उसके रिव्यूज बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसकी प्राइस रेंज जो है वो ऐसे समझे कि तकरीबन 35 से 40, नहीं सर, एक 25 है उसकी। जो हाइब्रिड कार आ रही है, जो उसका सबसे ज्यादा वेरिएंट जिसकी तारीफ हो रही है, वो इससे तकरीबन 35-40 बेस वेरिएंट जो है वो इतने का है, एक तक मिल जी। जाता है। जो मैं देख रहा था स्विच करने के लिए, तो वो 40 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपए महंगा है इस वक्त। अच्छा, अभी जो इसका कंपटीटर आया ना, जो लोग SUV जो नॉर्मल जिस तरह MG HS है या ये टूसन है या जो ये अपना किया स्पोर्टेज है, इनसे जो लोग जंप कर रहे हैं वो जा रहे हैं टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड के ऊपर। तो आपका कोई मूड है, या दूसरी गाड़ी अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कौन सी पे जाएंगे?
अच्छा सर, ये बिल्कुल एक ख्वाब होता है हर बंदे का कि गाड़ी जो है वो अपग्रेड करें, लेकिन मैं इतना गाड़ी का एक तो पर्सनली बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये मोर देन एनफ है। दूसरा ये है कि जो आजकल महंगाई की हालत है और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं आपको पता है, तो इसलिए हर बंदा या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ या हाइब्रिड की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस तरह अभी हवल के लिए सारे कह रहे थे कि भाई आप हवल जो है उस पर चले जाएं, वो 40 लाख रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर वो 40 लाख रुपए आप अपने फ्यूल पे इन्वेस्ट कर लें, अब जिस तरह क्रास की बिल्कुल मेरे भाई के साथ डिस्कस हुई थी और वो कह रहे थे कि आप स्विच कर लें। अच्छा, एक तो वो एसयूवी नहीं है इसलिए मैं उस पर स्विच नहीं कर रहा, और किसी किसी को जो है ना वो गाड़ी पसंद आ जाती है, तो मुझे ये बड़ी पसंद आ गई है। तो अगर मैंने स्विच करने का प्रोग्राम बनाया तो फिर इंशाल्लाह या फॉर्च्यूनर और हवल की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मेरा कोई प्रोग्राम। अच्छा, अभी ये एवरेज की बात आ गई है, तो ये आपको कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी? सर, इसमें जो एक मुझे सिर्फ ड्रॉबैक नजर आया इस गाड़ी में, वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। वो बहुत ही खराब है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। ये आपको तकरीबन 9 के करीब देती है विद इन सिटी, और बाहर आपको अगर आपने सही से मेंटेन करके रखी हुई है तो ये आपको तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर दे देती है आपको। ये तो बड़ी जबरदस्त दे रही है। अगर 2000 सीसी दूसरी गाड़ियां देख लें तो वो भी तकरीबन इतनी एवरेज देती हैं। अच्छा, आपको मैं और बात बताऊं, जो टोयोटा क्रॉस है ना, उसकी एवरेज तकरीबन 18 तक वो है जी। वो हवल की और भी इससे अच्छी है, वो तकरीबन 22-23 बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल है, यानी कि एसयूवी कैटेगरीज में अगर सबकी यही है फिर ठीक है। लेकिन ये अगर बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर कर लें, जिस तरह नॉर्मली हमारे पास सिविक चल रही होती है या फिर जो है ये अल्टस वगैरह चल रही होती है, तो उनकी फ्यूल एवरेज इससे बहुत अच्छी होती है। तो ये फ्यूल के हिसाब से आपको बहुत महंगी पड़ती है और इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी है। बाकी इसके अलावा ये बहुत अच्छी कार है। अच्छा, फैमिली आपकी है माशाल्लाह, 4-5 लोग हैं, तो उनके लिए तो बड़ी है, ज़बरदस्त है। यानी लेग रूम भी इसका बेहतरीन है, हेड रूम भी बड़ा अच्छा है, और पीछे भी अगर आप बैठे तो कंजस्टेड नहीं होता। तो उसके हवाले से आप इसके गाड़ी के मुतमईन है, मतलब गाड़ी से? सर, ये स्पेशियस कार है। इसका लेग स्पेस, आपकी हाइट माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आप बड़े आसानी के साथ बैठे हुए हैं। पीछे भी बंदे बड़े आसानी के साथ बैठ जाते हैं, और हेड स्पेस भी इसका बड़ा अच्छा है। हमारी फैमिली तो छोटी है, 2 मियाँ बीवी हैं और 3 बच्चे हैं, तो हम बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं। इसका बूट स्पेस भी बड़ा अच्छा है। बहुत दफा इस तरह होता है कि हम अडल्ट अगर 5 बैठे होते हैं तो हम बच्चों को ट्रंक में भी बिठा देते हैं, तो वहाँ भी 2-3 बच्चे, अगर जरूरत हो, छोटा ट्रेवल करना हो कोई 50-60 किलोमीटर, तो इस तरह बड़ी इजीली हम जा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इसके जो ब्रेक्स है ना, वो इतने सफिशिएंट नहीं है। क्या आपने इस तरह का कुछ महसूस किया है? सर, मुझे तो, मैंने जिस तरह बताया कि मैंने स्विफ्ट से अपग्रेड किया है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं। और कहीं भी रोड ड्राइव करते हुए, बड़े लंबे लंबे इस पे हमने ड्राइव भी किए, तो कहीं भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं आई। इनफैक्ट बड़ी अच्छी रोड ग्रिप मिलती है और ब्रेकिंग सिस्टम भी बड़ा अच्छा नजर आता है। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बाकी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव तो लिया हुआ है, लेकिन लंबा मैंने सफर नहीं किया उनपे, तो उनके कंपैरिजन का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम से बड़ा मुतमईन हूँ, और जहाँ भी जरूरत पड़ी है बड़े अच्छे तरीके से ये गाड़ी रुक जाती है। इस गाड़ी में कोमो के टायर्स, कोरियन कंपनी देती है, कोरियन ब्रांड है कोमो जी। 18 के टायर्स हैं। जो 17 इंच के टायर हैं वो अल्फा में हैं, बाकी ये AWD और FWD में 18 के टायर्स होते हैं। सही। तो इसमें मैंने ये भी सुना है कि टायर जो है वो फट जाते हैं, यानी अगर आप ज्यादा ड्राइव करें, अगर आपकी ड्राइव बहुत ज्यादा है तो मोटरवे के ऊपर है कंटिन्यूस, तो इसमें ये शिकायत भी आई है। एक तो ब्रेक्स की शिकायत आई है कि वो ज्यादा पुश करने पड़ते हैं, और दूसरा इसके जो टायर्स है वो बिफोर टाइम फट जाते हैं। तो आपने कहीं इस तरह सुना हो या कोई इस तरह की चीज आपने महसूस की हो? अगर व्यूअर्स को आप बताएं जो ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इसमें। सर, एक तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे बिलीव करता हूँ। ये 45,000 चली हुई है, तो ये एक सिंगल टाइम भी पंक्चर भी नहीं हुई। ग्रेट। एक दफा भी, यानी कि सिंगल टाइम भी पंक्चर नहीं हुई, और उसके अलावा न कभी इसके टायर फटे। अब पता नहीं मैं इतना लकी हूँ या इसकी जो है टायर्स की क्वालिटी, या हो सकता है कि मिसकंसेप्शन है ये लोगों की। जी बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अब सबसे पहले अपना एग्जांपल देखता हूँ, उसके बाद फिर हमारे शहर में जो 4-5 गाड़ियां हैं, तो उनके साथ अगर इंटरेक्शन आता है तो उन्होंने भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये एक मिथ है, और ये इसकी जो टायर की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है, आप उसको मिस करते हैं क्या? आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई, क्योंकि ये गर्मियों में ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब AC चल रहा होता है, आगे से तो हवा चल रही होती है, लग रही होती है, लेकिन पीछे हमारी बैग जो है वो पसीना पसीना हो जाती है, तो आपको ये कमी भी महसूस होती होगी? सर, नहीं होती महसूस बिल्कुल। इसकी जो AC इसका है वो बड़ा अच्छा है।
आपका रूम इतना 2 से 3 मिनट में, सख्त गर्मियों में ये इतना चिल कर देता है कि आपको ना कोई बैक पे पसीना आ रहा होता है, ना आपको जो है इस चीज की जरूरत महसूस होती है। यहाँ सर्दियों में मुझे इसकी बिल्कुल फील हुआ, जब बहुत ज्यादा ठंड थी, इस मरतबा तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी थी, तब जो है इसका बाहर जो रूम है वो तो गर्म हो जाता था, लेकिन इसकी सीट्स जो है वो ठंडी रह जाती थी। तो तब मुझे ये एक मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि तब मुझे इसकी बड़ी फील। अच्छा, ये ड्रॉबैक जो है ना, वो जो AWD वाला वेरिएंट है जिसमें लेदर सीट्स है जी, उसमें बहुत ज्यादा फील होता होगा, हाँ, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है लेदर, और जल्दी ठंडा भी हो जाता जी है। बिल्कुल इसी तरह ये तो ये है कि अगर ये वेंटिलेटेड सीट्स होती तो फिर ज्यादा बेहतर था। गर्मियों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दियों में फर्क पड़ता है। अच्छा, इसका जो ये हैंडलिंग है, स्टीयरिंग, वो कैसे महसूस हुआ? मैंने ये सुना है कि भाई इसका जब आप स्लो स्पीड पे होते हैं तो इसका जो स्टीयरिंग होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, आप एक उंगली से भी उसको मूव कर सकते हैं। और जब आप लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, जब इसकी स्पीड तकरीबन 100 या 100 प्लस होती है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यानी आप इसको इतना जल्दी या एक उंगली से या मतलब थोड़े से झटके से आप इसको टर्न नहीं कर सकते, जो कि मुझे बड़ा एक अच्छा जो है वो इसमें एक प्लस पॉइंट लगी है। आपने इस तरह कोई फील किया है? सर बिल्कुल, ये जितनी एसयूवी कैटेगरी में गाड़ियां आ रही हैं, टक्सन हो गई या फिर जो भी इस कैटेगरी में, सब में मेरे ख्याल में यही फीचर आ रहा है। और ये बिल्कुल होता है जब आप सिटी में होते हैं, क्योंकि बार बार टर्न करना होता है, तो ये ज्यादा हमें घुमाना पड़ता है। कभी कभार मेरी छोटी बेटी जो है वो गोद में बैठी होती है, तो जिस तरह बच्चे इसको घुमाते हैं वो ठीक ठाक घुमा लेती है, लेकिन गाड़ी नहीं मुड़ती। लेकिन इसी तरह अगर हम जब लॉन्ग रूट पे होते हैं, हाईवे पे होते हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा जो है वो हार्ड हो जाता है इसको, यानी कि थोड़ा सा भी आप टर्न करेंगे तो ये ज्यादा टर्न हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल सिटी में और इसकी अगर आप हाईवे पे हैं तो ड्राइव में बड़ा फर्क होता है। हैंडलिंग बहुत अच्छी जी है, बिल्कुल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। शहर में जो है सॉफ्ट हो जाता है और हाईवे पे जो है ये हार्ड हो जाता है। अच्छा, और दूसरा ये बच्ची को गोद में बिठा के, मैं 4-5 वीडियोस बनाई हैं यार, खुदा को माने, आप बच्ची को तो गोद में बिठा के ना चलाएं गाड़ी। सर अब सारी बातें तो आपकी नहीं मानेंगे, थोड़ी सी अपनी भी सुनिए। अच्छा, कभी आप नॉर्दर्न एरियाज में गए इस गाड़ी के ऊपर? मैं इस्लामाबाद और मरी तक तो गया हूँ, लेकिन मैं जब मेरे पास स्विफ्ट थी तब मैं नारायण कागान और आप इनफेक्ट साथ थे, तो हम वहाँ पे गए थे स्विफ्ट पे। लेकिन इस पे मैं नारायण कागान और सवात वगैरह तो नहीं जा सका, अलबत्ता इस्लामाबाद और मरी और जो है आज़ाद कश्मीर तक गया हूँ मैं। यानी पावर इसका बड़ा अच्छा है, अगर आप चढ़ाई पे हैं या कहीं पे भी इस तरह के रोड्स पे जाते हैं जी, तो आपको अंडर पावर ये फील नहीं हुई? नहीं, अंडर पावर फील नहीं होती। और उसके बाद इसमें ऑटो ब्रेकिंग का सिस्टम भी है, यानी कि आप जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो कहीं भी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आपका ब्रेक लग जाता है। फिर जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं तो वो ब्रेक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये ऑटो होल्ड वाला जो ऑटो होल्ड वाला ऑप्शन है जी, ये बड़ा जबरदस्त है। और हमें इनफैक्ट ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, वहाँ पे ये काम आता जी, है। आपकी मेहनत कम हो जाती है। बार बार हैंड ब्रेक, जिस तरह मैनुअल गाड़ी में होता है, जहाँ पे आपने ब्रेक लगाया तो आपको हैंड ब्रेक खींचना पड़ता है, यहाँ पे आपने पाँव के साथ जो ब्रेक लगाते हैं तो ऑटो होल्ड के साथ ऑटोमेटिकली लग जाता है। फिर जैसे एक्सीलेटर पे आप पाँव रखते हैं तो वो खत्म हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि 75 लाख वाली गाड़ी में एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक और फैब्रिकेटेड सीट्स अच्छी क्वालिटी की, और उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स वगैरह दिए जाने चाहिए थे? क्योंकि जो अल्फा वेरिएंट है वो तकरीबन 75-76 लाख का आ जाता है ना जी, तो उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलती है, जी, फैब्रिकेटेड सीट्स हैं लेकिन लो ग्रेड का फैब्रिकेट है, ठीक है। उसके अलावा उसमें ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह को रियर के भी नहीं आते, जी, और ये वाले जो ऑप्शन हैं, ये ऑटो होल्ड का हो गया या डाउन हिल असिस्ट हो गया, ये भी उसमें नहीं आता। तो ये किया मोटर्स को एक तो मैं सजेस्ट करूंगा और उनको एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई ये दे दें। आप क्या समझते हैं कि ये होने चाहिए थे ना? सर सिर्फ ये किया स्पोर्टेज की बात नहीं है, ये तमाम गाड़ियां देख लें आप, एल्टो के जो रेट्स हैं उनके हिसाब से उसमें जो फीचर्स दिए जा रहे हैं वो आप देख लें, इस तरह अल्टस में जो उसकी प्राइस रेंज है, फिर उसमें जो फीचर्स दिए जा रहे हैं वो आप देख लें। तो ये सारा जो कनेक्टेड है वो हमारी इकोनॉमी के साथ है। अब डॉलर की जो वैल्यू है वो इतनी बढ़ गई है, या हमारी जो रुपीज़ है, जो हमारी जो करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू हो गई है कि जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फिर 100 मरतबा सोचना पड़ता है। आप देख लें 20-20 लाख रुपए तक जो है इसके प्राइसेस बढ़ गए। तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि 75 लाख की गाड़ी में इस तरह के बिल्कुल बेसिक किस्म के फीचर्स ना हो, बिल्कुल फुली लोडेड गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी पे,
अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी तो जाहिर बात है इनके गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो भी लो होंगे, और फिर आपको कम पैसों में अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिस तरह आपको इंडिया में और बाकी सारी दुनिया में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसके पार्ट्स के हवाले से मुझे बताएं कि अल्लाह न करे खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी कहीं पे कोई टचिंग हुई हो और आप गए हो पार्ट्स वगैरह चेंज करने के लिए, या वैसे ही जिस तरह होता है ना कि बंदा सर्विसिंग के लिए जाता है, तो पार्ट्स इसके ठीक है, महंगे हैं या नॉर्मल हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं और इनके सर्विस सेंटर्स आपको इजीली मिल जाते हैं? सर पहले तो मैं घोटकी से हूँ, तो यहाँ पे और सखर में इनका सर्विस सेंटर नहीं है, मुझे या तो रहीम यार खान जाना पड़ता है या फिर हैदराबाद और कराची। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की, अगर गाड़ी कहीं पे खुदा न खास्ता लग जाती है तो ये गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं और इनके पार्ट्स इतने महंगे हैं कि ये आपको इंश्योरेंस करा लें तो बेहतर है। मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे और इंश्योर्ड करा ली थी, और उसके बाद इसमें छोटा मोटा जो काम होता है, एक मरतबा नीचे से कोई पत्थर पड़ा हुआ था तो इसकी जो नीचे वाली शील्ड वगैरह होती है वो डैमेज हो गई, छोटे मोटे कामों में भी तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा आ गया था। तो इसलिए सजेस्ट मैं यही करता हूँ कि अगर आप इस तरह की गाड़ी रख रहे हैं तो उसको आप इंश्योर करा लें। तो ये 50,000 के साइड मिरर्स हैं इसके। अभी चूंकि 40,000 से 50,000 के दरमियान आपने टायर्स चेंज करने होते हैं, तो मैं जब मार्केट चेक करने गया तो मुझे पता लगा कि इसके टायर और रिम तो चेंज नहीं करने, ये यानी कि चारों टायर्स और रिम ये 10 लाख रुपए के सिर्फ इसके टायर। अगर आप सिर्फ टायर चेंज करें रिम 2 लाख रुपए के हैं, 50,000 का एक टायर है। इस तरह इसके छोटे जिस तरह भी इसकी जो एक साइड की जो है लाइट है, फ्रंट लाइट, वो तकरीबन 2,30,000 रुपए की है। दोनों पेयर जो है, एक पेयर जो है यानी कि दोनों लाइट्स मिला के वो 4,60,000 रुपए की है। तो इसका पार्ट्स और मेंटेनेंस दोनों महंगी है, यानी कि ये गाड़ी अगर आप कहीं भी बाहर नहीं जाते तो विद इन सिटी आप घूम रहे होते हैं, बाय चांस आप पूरा महीना कहीं बाहर नहीं जा सके, तब भी आपको 50,000 रुपए चाहिए इस गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए। उसमें उसकी फ्यूलिंग हो गई और छोटी मोटी मेंटेनेंस और जो है इसके फिल्टर वगैरह चेंज करना और बाकी सारी चीजें। अच्छा, आप ये जो ऑयल चेंज करते हैं ये तकरीबन कोई 5,000 किलोमीटर के बाद करते होंगे? जी जी। तो इसका कितना आ जाता है खर्चा? सर ये तकरीबन 15,000 आ जाता है हर ऑयल चेंज पे। इसका ऑयल और फिल्टर दोनों? ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और एक मरतबा छोड़ के अगली मरतबा में गाड़ी को कुछ ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। इसके एयर फिल्टर भी वक्त से पहले चेंज करवा देता हूँ। जी बिल्कुल। तो एयर फिल्टर और एसी जब चेंज करवाते हैं तब तो ये तकरीबन 25,000 तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये जो मैं पहले ऑडियंस को बता रहा था, ये बटन्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिए गए, इसकी आपको समझ आती है कि ये? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे अभी तक समझ नहीं आए। बटन इतने ज्यादा दिए गए हैं, रेडियो, मीडिया, सीट, ट्रैक और ये तरह। तो जिस तरह होता है ना 20 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 4-5 आप जो काम के होते हैं वो ढूंढ लेते हैं, बाकियों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते। ये ओल्ड स्टाइल और विंटेज स्टाइल में इसकी बटन्स और ये जो रेडियो वगैरह ट्यून इन करने के लिए दिए गए हैं, मतलब एक लुक देने के लिए शायद एक लुक देने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनका नॉर्मली यूज नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल बटन्स दिए गए हैं। अच्छा, लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस गाड़ी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए एक बायर को इस गाड़ी की तरफ आना चाहिए, इस गाड़ी को परचेज करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखकर एक बायर ये सोचे कि भाई मैंने ये गाड़ी नहीं लेनी? सही। एक तो सर इसकी लुक बड़ी एग्रेसिव और बड़ी डिसेंट किस्म की लुक है, और जब जाहिर बात है जब आप एक अच्छी गाड़ी अपने पास रखते हैं तो एक आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है, आप खुद भी बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो इस कैटेगरी में इसकी लुक बड़ी अच्छी है, और जो है इसके और इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है, और तीसरा रोड ग्रिप। ये 3 जो है इसके मेन फीचर्स हैं। और 2 चीज़ें जिनकी वजह से इस गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए, या अगर जो जा रहे हैं गाड़ी खरीदने तो उनको ये देखना चाहिए, एक तो इसकी फ्यूल एवरेज इम्प्रेसिव नहीं है, और दूसरी इसके पार्ट्स और मेंटेनेंस बहुत महंगी है। अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल लेनी चाहिए, और अगर ये एक मरतबा ले ली उसके बाद फिर ये इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, या फिर इसको इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह तो महंगी पड़ती है, तो फिर ये चीज़ें देख के उस हिसाब से लेना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नईमुल्लाह साहब जिन्होंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। क्या आपने इस क्लिप को एंजॉय किया और क्या आपके लिए ये हेल्पफुल साबित रहा, मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।